हेलो, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट आधार क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्या, रिलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। और ये 1 मार्क या 2 मार्क्स लगभग आ जाता है बोर्ड में। तो देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका रिलेशन। और अगर रिलेशन आप सीखते हैं तो आगे चल के फंक्शन लगाने में आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो आओ स्टार्ट करते हैं बेटा। रिलेशन जो कि आपने क्लास 11th में भी पढ़ चुके हो रिलेशन, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात जो करने वाले हैं वो टाइप ऑफ रिलेशन की बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो एक बार मैं रिलेशन को डिफाइन करना चाहूँगा। क्लियर है? उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेशन का। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास 11th में आपने रिलेशन बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वीडियोज को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्लियर है? तो अब बेटा स्टार्ट करते हैं रिलेशन। आपने एक टर्म पढ़ा होगा कार्टीशन प्रोडक्ट। क्या पढ़ा होगा बेटा? कार्टीशन प्रोडक्ट। बेटा दो सेट का जो कार्टीशन प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, पहले मैं इसको सिखा देता हूँ, क्योंकि इसी के हिसाब से फिर मैं आपको डिफिनीशन दूंगा किसका, रिलेशन का। तो कार्टीशन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, समझे। दो सेट्स का, अगर एक सेट आपका बेटा मान लो कि 1, 2, 3 है, एलिमेंट है, और एक सेट बी है आपके पास A, B, C। क्लियर? ये दो सेट हैं आपके पास। अगर आपसे बोले कि इन दो सेट्स का कार्टीशन प्रोडक्ट बताओ, तो बेटा बहुत ही आसान है इसको निकालना, A क्रॉस B। A क्रॉस B कहने का मतलब ये होता है बेसिकली, देखो ध्यान से, कि यहाँ पे 1 A से रिलेट हो सकता है, यानी टोटल पॉसिबल रिलेशन बेसिकली 1, A 1, B, और क्या आएगा बेटा 1, C। क्लियर है? इसी तरीके से क्या 2, A 2, B, एंड क्या आएगा 2, C। क्या इसी तरीके से 3, A 3, B एंड 3, C। क्लियर है बेटा? तो ये प्रॉपर आपका टोटल पॉसिबल A क्रॉस B में जितने एलिमेंट आने चाहिए थे वो प्रॉपर आपने लिख दिया कि 1A से रिलेट हो सकता है, 1B से, 1C से, 2A से, 2B से, और 2C से, 3A से, 3B से, और 3C से रिलेशन बना सकता है। क्लियर है? तो A क्रॉस B को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टीशन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। अब यहां से मैं रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं बेटा, समझेंगे रिलेशन होता क्या है। ठीक है? तो बेटा यहां पे रिलेशन डिफाइन करने जा रहा हूं, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज टर्म्ड एज रिलेशन। ध्यान से समझना बेटा, बहुत मजेदार पॉइंट है ये। क्लियर है? एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज टर्म्ड एज रिलेशन। किसी भी सबसेट को A क्रॉस B का आप कोई भी सबसेट अगर उठा लेते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। क्लियर? कहोगे सर कैसे? चलो मान लो किसी बच्चे ने 1, A और 1, B उठाया, तो जाहिर सी बात है A क्रॉस B का एक सबसेट होगा 1, A 1, B। क्लियर है? तो आप सेट प्रॉपर ये जब बनाओगे तो सेट ए में 1, 2, 3 आएगा, इसमें A, B, C आएगा। 1 A से रिलेटेड है, 1 किससे रिलेटेड है बेटा, B से रिलेटेड है। क्लियर है? तो ये एक प्रॉपर आपका रिलेशन बता रहा है। ठीक है? और एक खास बात मैं आपको अगर बताना चाहूंगा कि सेट A को हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, एंड सेट B को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, को डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। क्लियर है? तो इतनी सी बात आपको ध्यान रहेगी, उम्मीद करता हूं। क्लियर है? तो ये जो चीजें मैंने आपको बताया ये आपने क्लास 11th में बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अगर नहीं भी देखा है तो बस सिर्फ आपको इतनी बात याद होनी चाहिए कि कोई भी रिलेशन डिफाइंड होता है दो सेट में, सेट ए से सेट बी में, और हमेशा उसको रिलेशन को एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। वो इसलिए बेटा क्योंकि कोई भी रिलेशन बनाने के लिए, बताने के लिए मिनिमम हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? एक चीज और होना चाहिए जिससे आप रिलेशन बता पाओ। तो रिलेशन हमेशा किस में लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है? तो हम लोग क्लास 12th में बेसिकली ज्यादातर बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसका, टाइप ऑफ रिलेशन का। तो बेटा आओ ज्यादातर फोकस हम लोग वहीं पे करेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन का, क्योंकि वो हमारा 12th का टॉपिक है। ये हमारा जो चीज़ें मैंने आपको बताया ये 11th का पॉइंट है, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। आ जाओ बेटा फटाफट बात करते हैं। बेटा इम्पटी रिलेशन, पहला जो पॉइंट आता है वो एक आएगा क्या, टाइप ऑफ रिलेशन में इम्पटी रिलेशन। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है? इम्पटी रिलेशन। बेटा इम्पटी रिलेशन क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। क्लियर है? जिस रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना हो, अ रिलेशन इज सेड टू बी इम्पटी रिलेशन इफ, यहां ध्यान से इसकी डिफिनेशन लिखेंगे बेटा, अ रिलेशन इज सेड टू बी इम्पटी रिलेशन if phi belonging to that
रिलेशन, फाई बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि उस रिलेशन में सिर्फ क्या बिलोंग कर रहा हो, फाई। फाई कहने का मतलब एक भी एलिमेंट उसके अंदर ना आ रहे हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है बेटा, इम्पटी रिलेशन। क्लियर है। चलो सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सल रिलेशन का। यूनिवर्सल रिलेशन, बेटा नाम से ही पता चल रहा है ये बच्चे कि यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो भाइयों यहाँ पे समझना ये पड़ेगा आपको कि यूनिवर्सल रिलेशन होता क्या है। तो जिसमें टोटल पॉसिबल रिलेशन आ जाए, जितने दो सेट में रिलेशन जितने बनने चाहिए, अगर पूरे के पूरे रिलेशन आ जाते हैं, क्लियर है, उसमें, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है बेटा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 2 3 और इसमें एलिमेंट लिया था ए बी सी। क्लियर है। और हमने रिलेट करवाया था, तो इसमें टोटल पॉसिबल रिलेशन की अगर बात करूं तो 1 कामा ए 1 कामा बी 1 कामा सी 2 कामा ए 2 कामा बी 2 कामा सी 3 कामा ए 3 कामा बी 3 कामा सी आएंगे। तो ये टोटल पॉसिबल रिलेशन, जितने रिलेशन बन सकते हैं दो सेट में, अगर पूरे के पूरे एलिमेंट उस रिलेशन में आ जाते हैं, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है। तो आओ यहाँ पे इसकी डिफिनेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अ रिलेशन इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B। क्लियर है। R इज इक्वल टू A क्रॉस B। क्लियर है। अगर R में A क्रॉस B के पूरे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्लियर है। तो ये बेटा बहुत ही छोटे छोटे से पॉइंट्स है टाइप ऑफ रिलेशन में जो हमने देखा। इम्पटी रिलेशन कहने का मतलब उसमें एक भी एलिमेंट ना आए। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जिसमें पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएं। ठीक है। जितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं सेट ए से सेट बी में। क्लियर है। अब हम लोग बहुत ही बेहतर टाइप ऑफ रिलेशन सीखने वाले हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतर लगेगा। क्लियर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है सर, फटाफट सिखाइए। तो आ जाओ बेटा, समझते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बहुत मजेदार, आ जाए भाई। आइडेंटिटी रिलेशन, देखो भाई आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। क्लियर है। इसको पहले मैं डिफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद फिर आपको समझाता हूं। अ रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ अ रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एंड ओनली इफ A comma A belonging to that relation for all A belonging to set A। क्लियर है बेटा। इसको पहले देखो, समझ में थोड़ा कम आएगा ये डिफिनेशन, लेकिन इसको एक बार पढ़ लें, उसके बाद फिर मैं इसको समझाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है। क्या लिखा हुआ, रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एंड ओनली इफ A comma A belonging to that relation where all A belonging to set A। ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ ना बेटा, क्लियर है, कि जैसे मान लो सेट ए है आपका 1 2 3 और सेट दूसरा भी मैं ए ही ले रहा हूं 1 2 3। क्लियर है बेटा। अब यहां पे ये बोल रहा है कि इफ एंड ओनली इफ ए कामा ए बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन, मतलब ए कामा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, सिर्फ एंड सिर्फ, ओनली एंड ओनली ए कामा ए बिलोंगिंग टू दैट रिलेशन। जैसे एक रिलेशन यहाँ पे बिल्डअप करने जा रहा हूँ, आर इज इक्वल टू 1 कामा 1 1 से 1 का 2 से 2 का एंड 3 से 3 का। बस सिर्फ अगर यही रिलेशन, इफ एंड ओनली इफ यही रिलेशन आता है उसमें, मतलब ए कामा ए होना चाहिए, वेयर ए बिलोंगिंग टू सेट ए। क्लियर है। मतलब इसके हर एक एलिमेंट का, क्लियर है, इसके हर एक एलिमेंट का इसके एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, मतलब खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है। तो 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3, बस यही होना चाहिए बेटा। अगर सिर्फ यही रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। अगर बेटा यहाँ 4 आ जाए, यहाँ 4 आ जाए, तो सिर्फ 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 और 4 कामा 4 होना चाहिए। ध्यान देंगे, कई बच्चे गलती कर जाते हैं, अगर सिर्फ 1 कामा 1 2 कामा 2 होगा तो बेटा इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि 1 कामा 1 है 2 कामा 2 है, तो 3 कामा 3 भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था ये बेटा, आइडेंटिटी रिलेशन। इसके जस्ट बाद हम लोग 3 टाइप ऑफ रिलेशन की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही शानदार है और मजेदार है। तो आइए फटाफट उस 3 टाइप के रिलेशन के बारे में सीखते हैं जो बोर्ड में लगातार पूछा जा रहा है और 2 मार्क्स आपका कंफर्म करेगा। क्लियर है। आ जाओ बेटा। तो 3 टाइप ऑफ रिलेशन की हम लोग बात करने वाले हैं बेटा। आ जाओ, उसको पहले मैं बताता हूं कौन कौन सी टाइप की बात करेंगे। एक टर्म इन्वॉल्व होता है इक्विवेलेंस रिलेशन।
बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन उसे बोलते हैं जो तीन रिलेशनों को सेटिस्फाई करता है। पहला आपका आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सेकंड आएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन, और थर्ड आएगा क्या बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर? अगर ये तीनों के तीनों रिलेशन एक साथ होल्ड करते हैं, मतलब एक साथ लग जाते हैं कि तीनों के तीनों रिलेशन वैलिड हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। बाकी इंडिविजुअल आपस में ये अलग अलग चीजें हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, और एक एक करके हम लोग उसको समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है और ट्रांजिटिव क्या है। आज बेटा मैं ज़्यादा सिर्फ थ्योरी पे फोकस करूंगा और थ्योरी बहुत ही छोटा है इसका। क्लियर है? तो 2 मार्क्स आप बहुत ही जल्दी से गेन कर सकते हो। तो इसकी थ्योरी पे हम लोग आज बात करेंगे और इसके जस्ट अगली वाली क्लास में मैं इस पर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, ठीक है। बाकी छोटे मोटे सवाल लेते रहेंगे, ऐसा नहीं है समझने के लिए। चलो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ध्यान से देखेंगे मगर बोर्ड पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेटा देखो ये क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ध्यान से समझेंगे। अ रिलेशन इज सेड टू बी reflexive if a comma a belonging to that relation where all a belonging to set a। क्लियर? ध्यान समझेंगे भाई यहाँ पे। A relation is said to be reflexive relation if a comma a belonging to that relation where all a belonging to set a। कहने का मतलब ये हुआ कि सर अभी कहोगे सर आपने आइडेंटिटी में भी यही लिखवाया था, लेकिन आइडेंटिटी में ये चीज नहीं लिखवाया था, वहां पे इफ एंड ओनली इफ था कि सिर्फ ए कामा ए होना चाहिए। जबकि ये बोल रहा है कि ए कामा ए उस रिलेशन में होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ आ जाता है तो उससे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिफ्लेक्सिव ही कहलाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वही सेट पकड़ता हूं 1 2 3 लेता हूं बेटा और यहाँ पे 1 2 3 लेता हूं, क्लियर है, और एक रिलेशन बिल्डअप करने वाला हूं 1 कामा 1 2 कामा 2 एंड 3 कामा 3। अगर मैं ये आपसे बोलता हूं कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है, जो इसके पहले आप पढ़ चुके हो, तो कहोगे यस सर ये रिलेशन तो आइडेंटिटी है। अगर मैं बोलता हूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो यस सर ये रिफ्लेक्सिव भी है और आइडेंटिटी भी है। क्लियर है बेटा? लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन और बिल्डअप कर देता हूं 1 कामा 3, तो इस सिचुएशन में ये आइडेंटिटी तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में फर्क बस इतना है कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है बेटा उसमें ए कामा ए तो होना ही चाहिए, उसके अलावा भी कोई रिलेशन आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली ए कामा ए होना चाहिए। ठीक है? तो बहुत अच्छी चीज है ये, आप नोट कर सकते हो इसको। क्लियर है? बोलो, नोट कर सकते हो इसको। और उसके जस्ट बाद हम लोग बात करने वाले सिमेट्रिक का, उसके बाद ट्रांजिटिव का। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। ठीक है? तो आ जाओ फटाफट बात करते हैं किसका, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक का, उसके बाद बात करेंगे किसका, ट्रांजिटिव का। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक if a comma b implies a comma b belonging to that relation implies b comma a also belonging to that relation। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव ये बोलता है बेटा कि अगर, सॉरी सिमेट्रिक ये बोलता है कि अगर a कामा b उस रिलेशन में है तो b कामा a भी उस रिलेशन में होना चाहिए। ध्यान समझेंगे, अगर a कामा b उस रिलेशन में है तो b कामा a उस रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है? आओ जल्दी से बात करता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लो सेट A है आपका 1 कामा 2 कामा 3 और मैं रिलेशन बिल्डअप करने वाला हूँ R इज इक्वल टू A क्रॉस A में। ठीक है? तो यहाँ पे एक रिलेशन मैंने बनाया आपका R इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 एंड 2 कामा 1 2 कामा 1, हाँ एक ही बार हो रहा। क्लियर है बेटा? ये मैंने एक रिलेशन बिल्डअप किया है 1 कामा 1 2 कामा 2 1 कामा 2 2 कामा 1। तो यहाँ पे आपको देख के ऐसा लग रहा होगा सर कि अगर 1 कामा 1 है मतलब जैसे इसका रिवर्स होना चाहिए 1 कामा 1, तो 1 कामा 1 है क्योंकि आप सेट में 2 बार चीजें नहीं लिख सकते। 2 कामा 2 है 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 भी है। ठीक है? तो कहने का मतलब हर एक एलिमेंट को पकड़ के चेक करेंगे, अगर a कामा b है तो b कामा a होना चाहिए। अगर एक भी इनवैलिड बताया कि 1 कामा 2 है 2 कामा 1 नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मतलब ये हुआ सर अगर a कामा b उस रिलेशन में है तो मस्ट होना चाहिए b कामा a उस
रिलेशन में, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक उसे नहीं बोलेंगे, अगर है तो सिमेट्रिक उसे बोलेंगे। क्लियर है? एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपके सामने और बेहतर तरीके से रखना चाहता हूं, ठीक है? छोटा सा है बेटा, मजेदार एग्जाम्पल है, देखेंगे ध्यान से। एक रिलेशन में बिल्डअप करने जा रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, रिलेशन, एक रिलेशन है सच दैट L1, L2, क्लियर? L1, L2 वेयर L1 and L2 आर परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, या फिर आगे ट्रांजिटिव हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। तो बेटा अगर L1, L2 ले रहा हूं तो L1, L2 पे कंडीशन है कि वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर लाइंस होना चाहिए। तो बेटा अगर L1, L2 है, क्लियर है, किसी रिलेशन में, तो अगर ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए तो मतलब इसका इंप्लाइज L2, L1 भी होना चाहिए। ठीक है, ये होना चाहिए। तो L1, L2 अगर है बेटा तो L1, L2 आपको पता है कि L1, L2 परपेंडिकुलर है, तो L2, L1 भी परपेंडिकुलर होंगे। अरे यार, अगर ये L1 है, ये L2 है, तो L1, L2 अगर परपेंडिकुलर है तो L2, L1 भी परपेंडिकुलर है। मतलब इस टाइप के रिलेशन को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि यही चीज अगर मैं रिफ्लेक्सिविटी आपको चेक करना हो तो L1, L1 होना चाहिए। तो L1, L1 मतलब खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगा, वो तो क्या हो जाएगा, खुद के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है? तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी सर सिमेट्रिक क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बेटा ट्रांजिटिव रिलेशन का, कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ध्यान से समझेंगे, देखेंगे मगर बोर्ड पर, बेहतरीन चीज ट्रांजिटिव रिलेशन। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाएं कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखें ध्यान से बेटा, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है, ध्यान समझेंगे। अ रिलेशन is said to be transitive relation TR if A comma B and B comma C belonging to that relation implies A comma C also belonging to that relation। ये बोलता है बेटा, बहुत ही आसान सा डिफिनीशन है इसका, कि अगर A कामा B उस रिलेशन में है, B कामा C उस रिलेशन में है, तो A कामा C उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। अगर बेटा A कामा B है, B कामा C नहीं है, ठीक है, तो फिर A कामा C के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो पहला चीज A कामा B है, B कामा C है, तो A कामा C उस रिलेशन में होना चाहिए। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, उस पर इतने सवाल आपके फंसेंगे ना, आप कंफ्यूजन यहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं कि सर A कामा B है, B कामा C है ही नहीं, तो A कामा C कहाँ से आएगा। बेटा अगर A कामा B है, B कामा C है ही नहीं, तो A कामा C के बारे में सोचेंगे ही नहीं। ध्यान से सुनेंगे मेरे शब्दों को। अगर A कामा B है, B कामा C है ही नहीं, तो A कामा C के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इसका मतलब वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ये कहना चाह रहा है कि अगर A कामा B है, B कामा C नहीं है। क्लियर है? A कामा B है, सॉरी A कामा B है, B कामा C भी है, तो A कामा C होना चाहिए। अगर A कामा B है, B कामा C है ही नहीं, तो A कामा C के बारे में सोचेंगे ही नहीं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये समझ में आ गया है सर हमारे कि A कामा B है, B कामा C है, तो A कामा C होना चाहिए। अगर A कामा B है, B कामा C नहीं है, तो A कामा C के बारे में हम सोचेंगे नहीं, लेकिन वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। चलो एक छोटा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी का है आपका, वो फटाफट मैं उम्मीद करता हूँ आप बना लोगे। R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई, एक रिलेशन है R इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्लियर है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, इस रिलेशन को बताना है ये किस टाइप का रिलेशन है। एक और लेंगे आप, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स and y having same locality। ठीक है, ये बताना है कि किस टाइप का रिलेशन है ये। सेम मतलब कह सकते हो कि ये डेली लाइफ पे प्रॉब्लम है। तो बेटा x इज वाइफ ऑफ y, मतलब ऐसा हमें ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करना है कि जो x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x जो है y की क्या है, वाइफ है। तो बेटा अगर x कामा x क्या उस रिलेशन में हो सकता है क्या? नहीं, मतलब खुद की वाइफ कैसे हो जाएगा यार। ठीक है, तो मतलब x कामा x रिलेशन में नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड है क्या, अगर x कामा y सिमेट्रिक अगर हम लोग चेक करें, x कामा y इंप्लाइज y कामा x है। क्लियर? ऐसा भी कहाँ हो सकता है यार कि ये x इसकी वाइफ है, तो फिर y इसका मतलब x का वाइफ हो जाएगा, ऐसा थोड़े ना हो पाएगा। एक समय पे तो हस्बैंड ही रहेगा ही।
तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखेंगे बेटा कि ये तो हुआ, आपने रिफ्लेक्सिविटी चेक कर ली, वो नहीं था, सिमेट्रिक चेक कर लिया, वो भी नहीं था। अब हम लोग बात करते हैं किसका, ट्रांजिटिव का। तो मतलब x कामा वाई है और y कामा जेड है। बेटा देखो यहाँ पे x कामा वाई है ना, तो y कामा जेड हो ही नहीं सकता, क्लियर है। अरे भाई x y की वाइफ है, फिर y किसी की और वाइफ कैसे हो सकती है, मतलब यहाँ पे तो मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो x कामा y है, इसका मतलब y कामा जेड हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। सेकंड क्या है, x एंड y हैविंग सेम लोकेलिटी। अगर x और y हैविंग सेम लोकेलिटी, मतलब x कामा x यहाँ लिख सकता हूँ, यानी खुद के तो ही तो लोकेलिटी में रहेगा, ठीक है। और x कामा y है तो y कामा x भी होगा, मतलब अगर x और y सेम लोकेलिटी में है तो y और x भी सेम लोकेलिटी में होंगे। x y सेम लोकेलिटी में, y z सेम लोकेलिटी में, तो x z भी सेम लोकेलिटी में होंगे, क्लियर है बेटा। तो ये प्रॉपर आपका मैंने तीनों रिलेशन जो बहुत ही अच्छे से मैंने कवर कर दिया है आपका, क्लियर है। वो क्या क्या थे भाई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, क्लियर है। तो मैंने थ्योरी पोर्शन बेटा बहुत ही अच्छे से आपको करवा दिया है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्लियर है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड, क्लियर। तो 2 नंबर अपना कंफर्म करें। जय हिंद प्यारे बच्चों।